हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन एकेडमी। और ये एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा आपका चैनल है जैन एकेडमी। अब अपना अभी तक जो अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने क्या पढ़ा था। अभी तक अपन ने देखा था कि डाइपोल के एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 2kp/r³। इक्वेटर पे फॉर्मूला आया था kp/r³। उसके बाद में अपन ने रैंडम पॉइंट पे फॉर्मूला डराइव किया था, उसका फॉर्मूला आया था kp/r³ रूट में 1 + 3 cos² थीटा। उसके बाद में अपन ने टॉर्क का फॉर्मूला जनरेट किया था, वो फॉर्मूला आया था Pe sin थीटा। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर और डायरेक्शन देखी थी परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड, यानी कुल मिला के P और E के परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद में अपन ने देखा था वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका फॉर्मूला अपने पास में आया था Pe cos θ1 - cos θ2। क्लियर। अब नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक ये है कि कोई भी डाइपोल यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये चीज अपन को फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बना देते हैं। ये जो ग्रीन कलर में मैं बना रहा हूं ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये अपना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये मान लेता हूं कि एक डाइपोल रखा हुआ है, ये छोटा सा -q चार्ज और ये छोटा सा प्यारा सा +q चार्ज, और इसकी जो लेंथ अपन मानते थे वो कितनी मानते थे 2a, और ये कितने एंगल पे रखा हुआ है थीटा एंगल के ऊपर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल यदि थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रखी है वो अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये अपन ने मान लिया कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में है, उस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पोटेंशियल एनर्जी मुझे फाइंड आउट करनी है। इसकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो अपन को क्या पता होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये इसकी डायरेक्शन आ गई डाइपोल मोमेंट की माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो पी डाइपोल मोमेंट जो है उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई से थीटा एंगल बना रखा है। तो अपन को ये फाइंड आउट करना है कि इसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले तो एक चीज समझो कि पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है तो एनर्जी कैसे आती है, किसी के पास भी किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि मुझे एनर्जी देनी है, पोटेंशियल एनर्जी देनी है, तो वो कैसे आएगी, उस ऑब्जेक्ट को उसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इस पोजीशन तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रही चीज। इसको डाइपोल को इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इस पोजीशन तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जैसे मान लो ये डाइपोल है, इस डाइपोल की जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां है, मैंने मान लिया वो ऐसे रखा है तो इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। फिर इसको यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क किया गया वो वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इसको जीरो से यहां तक लाने में वर्क निकाल लो, यदि मुझे वर्क पता चल गया तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। तो अपन पहले वर्क ही निकाल लेते हैं। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी आखिरकार होती कहां पर है। ठीक है, तो इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है उस चीज को ध्यान रखना। इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी तब होती है ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी कि डाइपोल मोमेंट और ई, पी और ई के बीच में यदि एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है, उस कंडीशन में डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। अब ये जीरो क्यों होती है इस कंडीशन में, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि ये ऐसा रखने पर ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होती है। समझ में आ रही चीज। तो इसका मतलब इसको 90 डिग्री से थीटा एंगल तक रोटेट करने में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं ये निकाल लूं कि इसको 90 से यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क जो है वो कितना करना पड़ा। तो 90 से यहां तक लाने में मैंने वही जो अपने वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव किए थे, इसको छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता गया। तो जब मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता गया तो हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकाला, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, ऐसे इनफाइनाइट वर्क मैंने निकाल लिए। उन सारे के सारे वर्क को यदि मैं जोड़ दूंगा तो मुझे यहां से 90 डिग्री से यहां तक लाने में टोटल वर्क पता चल जाएगा।
और वो जो टोटल वर्क होगा वो टोटल वर्क ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मान लो इस पे जो टॉर्क लगता है इस कंडीशन में, टॉर्क का फॉर्मूला अपन बोलते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। और इसको टॉर्क यानी कि पी साइन थीटा से मान लो यहां से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देने में जो स्मॉल वर्क अपना होता है, उस स्मॉल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टो डी थीटा। पढ़ते हैं अपन ये। तो स्मॉल वर्क का फॉर्मूला होता है टो डी थीटा। टो की वैल्यू पुट कर दो, टो की वैल्यू अपने पास में आती है पीई साइन थीटा और ये साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा। तो ये तो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा देने में वर्क डन निकाल लिया। ऐसे ही स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता जाऊंगा और वर्क डन निकालता जाऊंगा, फिर सारे वर्क को ऐड कर दूंगा और ऐड करने के बाद मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। और अपने पास में ऐड करने का जो तरीका होता है वो अपन जानते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक आएगी, इंटीग्रेशन की लिमिट अपन क्या बोल रहे हैं, इसको 90 डिग्री पे तो अपन पहले थे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहां थी 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री से थीटा एंगल तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इसकी इनिशियल कंडीशन जो थी 90 डिग्री और फाइनल कंडीशन क्या हो गई थीटा। तो मैं लिमिट कहां से कहां तक लगा दूंगा, लिमिट लगा देंगे अपन 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। समझ में आ रही चीज। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो अपने पास में आएगा डब्ल्यू आ गया। पीई कांस्टेंट है, बी डाइपोल मोमेंट पी जो है वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, पी जो होता है वो होता है क्यू इंटू 2a। ना तो चार्ज चेंज हो रहा ना लेंथ चेंज हो रही, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ये भी अपन चेंज नहीं कर रहे, तो पी भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट। तो पी और ई दोनों तो आ जाएंगे बाहर, ये निकाल लो भाई, बाहर निकाल लिया। 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक अपने लिमिट लगा दी और अंदर क्या रह गया साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो पहले भी अपन बात कर चुके हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा और लिमिट आ जाएगी 90 से थीटा आ जाएगी। लिमिट्स पुट करो, जब लिमिट पुट करेंगे तो W इक्वल हो जाएगा PE हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, थीटा की जगह थीटा पुट करो तो एक तो आ गया माइनस का कोस थीटा माइनस 90 पुट करेंगे तो माइनस का कोस 90 आ जाएगा। कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू होती है बच्चों 0। तो कोस 90 0 हो गया, बचा गया केवल ये तो पूरा 0 हो गया, बचा गया माइनस का कोस थीटा। तो W इक्वल टू फॉर्मूला बन गया माइनस का PE कोस थीटा। ठीक है, और अपन ये बोल रहे हैं जितना वर्क किया जाता है वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये ही क्या होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का PE कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला अपने पास में आता है वो आता है माइनस का PE कोस थीटा। अब इसमें अपन को कुछ भी दिया जा सकता है, थीटा की वैल्यू दे दी, P की वैल्यू दे दी, E की वैल्यू दे दी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ली। थीटा चेंज हो सकता है, मैं यहाँ पे 90 से मान लो थीटा पे 60 डिग्री पे ला रहा हूँ, 30 पे ला रहा हूँ, 0 पे ला रहा हूँ, 180 पे ले जा रहा हूँ, तो वो सब अलग अलग चीजें हो सकती है। फिर इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और कोस हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट आता है कि क्रॉस आता है, कोस हटाएंगे तो आता है अपने पास में डॉट। तो माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था इसका, P और E का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था टॉर्क, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्लियर, तो ये तो अपने पास में फॉर्मूला निकल के आ गया पोटेंशियल एनर्जी का माइनस का P वेक्टर डॉट E वेक्टर। अब देखो इसमें बहुत सारी कंडीशंस है, स्पेशल केसेस वही अपन बात करते हैं। स्पेशल केसेस की यदि अपन बात करेंगे तो फर्स्ट मैंने मान लिया कि थीटा जो है वो क्या है 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब डाइपोल अपना कैसा रखा हुआ है, ये मान लो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, और अपना डाइपोल कैसे रखा हुआ है माइनस का Q और ये यहाँ पे प्लस का Q। तो E की डायरेक्शन भी ये है और P की डायरेक्शन भी ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो थीटा जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, cos 0 की वैल्यू 1,
cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस का Pe। तो जब थीटा 0 होता है उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस का Pe। सेकंड कंडीशन मैंने मान ली, सेकंड कंडीशन ये मान लो, सेकंड कंडीशन में अपन ने मान लिया कि थीटा जो है वो कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री होने का मतलब ये डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ था, इधर तो आ गया प्लस का क्यू और इधर आ गया माइनस का क्यू। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस से प्लस की तरफ किसकी डायरेक्शन हो गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। तो E तो उधर जा रहा है, P इधर आ रहा है, एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में 180 पुट करोगे, cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 आएगी, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उस कंडीशन में क्या आएगी, प्लस का Pe। तो ये आ गया अपने पास में प्लस का Pe। थर्ड कंडीशन मैंने मान ली, थर्ड कंडीशन अपन ने मान ली कि थीटा जो है वो कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होता है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो जब थीटा 90 डिग्री होने का मतलब, यदि डायग्राम से शो करना चाहें तो ये तो मान लो अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था E, ठीक है, और डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, ये माइनस का Q और ये प्लस का Q, ठीक है। तो इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये होगी P माइनस से प्लस की तरफ, P ये हो गया, P ये हो गया, E ये हो गया, एंगल कितना बना 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी 0। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो ये पूछ लिया जाता है कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी किस कंडीशन में होती है। तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी किस कंडीशन में होती है, जब अपना थीटा कितना हो 90 डिग्री हो, यानी कि डाइपोल मोमेंट और डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब देखो एक चीज समझना कि एनर्जी मिनिमम होती है तब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कि एनर्जी मैक्सिमम होती है तब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। पहले तो देखो इन तीनों ही कंडीशन में मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी कब कब आ रही है। यदि माइनस का P की बात करें तो माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही तो इस एनर्जी को अपन कौन सी एनर्जी बोल सकते हैं, ये अपने पास में आती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये प्लस का P आ रहा है, पॉजिटिव में आ रही है, तो इस कंडीशन में एनर्जी कौन सी होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही चीज, और ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक चीज सोचो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, किस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मेरे पास में किसी टाइम पर एनर्जी बहुत कम है, मैं बीमार पड़ा हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मैं एनर्जी नहीं है तो मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, सोचो। मैं यदि मान लो मेरे पास में एनर्जी बहुत कम है, जैसे मान लो अपने पास में एनर्जी बहुत कम होगी, तो मैं ज्यादा उछलूंगा या एक जगह चुपचाप कोने में पड़ा रहूंगा। यदि मेरे पास में एनर्जी बहुत कम हो गई तो मैं चुपचाप एक जगह कोने में पड़ा रहूंगा। इसका मतलब मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा है कि कम है, मेरी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में होता है। समझ में आ रही चीज। यदि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो उस कंडीशन में जो डाइपोल होता है वो क्या है, मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में है। और यदि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो उस कंडीशन में डाइपोल कैसा होगा, उस कंडीशन में एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उछलेंगे अपन। भी मेरे में एनर्जी ज्यादा होगी तो मैं इधर उधर भागना शुरू कर दूंगा, तो इस कंडीशन में मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। समझ में आ रही चीज। तो एक तो मिनिमम स्टेबल कंडीशन है और एक मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन है। मिनिमम तो तब होगी, मैक्सिमम स्टेबल तो तब होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और मिनिमम स्टेबल कंडीशन तो कब होगी जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो थीटा 180 होगा उस कंडीशन में तो स्टेबिलिटी मिनिमम रहेगी, और जब थीटा 0 डिग्री होगा उस कंडीशन में स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगी, और थीटा 90 होगा उस कंडीशन में एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा यूं भी समझ सकते हो, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, पहले यूं समझो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उस चीज को समझना। जैसे मान लो ये अपने पास में कटोरी है कटोरी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा ये कटोरी मेरे पास में आ गई। मैंने इस कटोरी के अंदर एक बोल रख दी बोल, और ऐसी ही कटोरी को मैंने उल्टे रखा और इसके अंदर भी बोल रख दी, ऐसे रख दिया।
अब दोनों ही कंडीशन में बॉल स्टेबल है, स्टेबल तो है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो अपन को देखना है। यदि मैं इस बॉल को थोड़ा सा इधर से फोर्स लगा दूं तो हो सकता है ये ऊपर चली जाए, फिर ऊपर जाके इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, वापस घूम के यहीं आ जाए। यानी कि ये जो स्टेबल है, स्टेबिलिटी कंडीशन है वो कैसी है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समझ में आ रही चीज, इसको अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस पे यदि मैं फोर्स लगा दूं थोड़ा सा और तुम यहां खड़े हुए हो, फोर्स लगा दो तो बॉल सीधी आके कहां गिरेगी, तुम्हारे सर के ऊपर। तो ये जो कंडीशन है वो कैसी हो गई, इसको अपन बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम में तो है फिलहाल यहाँ पे, यानी कि इस पे नेट फोर्स फिलहाल तो जीरो है, लेकिन यदि मैं फोर्स लगा दूंगा तो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसको अपन नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रही चीज। तो एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो दोनों ही कंडीशन में नेट फोर्स यहां भी जीरो था, यहां भी नेट फोर्स जीरो था, लेकिन यहां पे फोर्स, नेट फोर्स जीरो होता है उसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन यदि यहां पे फोर्स लगाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे फोर्स लगाएंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट के नहीं आती है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो इन दोनों केस में यदि मैं इसमें और इसमें बात करूं तो कौन सा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि मैं यहां पर थोड़ा सा फोर्स लगा दूं इधर की तरफ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट इसको कर दूं, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दूंगा तो प्लस पे चार्ज इधर लगेगा, माइनस पे चार्ज इधर लग रहेगा। इधर इसको ऐसे ले आया तो प्लस पे चार्ज इधर लग रहा है, माइनस पे चार्ज इधर लग रहा है, तो वापस घूम के ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब कंडीशन कैसी है अपनी, ये कंडीशन अपन बोलेंगे, ये कंडीशन कैसी हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रही चीज। और यहां पर यदि मैं थोड़ा सा फोर्स लगा दूं इस पे, जैसे मान लो इसको मैं ऐसी कंडीशन में ले आया, समझने की कोशिश करना, इसको मैं ऐसी कंडीशन में ले आया, प्लस का क्यू तो इधर चला गया और माइनस का क्यू इधर आ गया, ऐसे कंडीशन, थोड़ा सा मैं इसको डिफ्लेक्ट कर दिया तो प्लस पे चार्ज किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, और माइनस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। तो ये रोटेट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा रोटेट। यानी कि ये स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो थी, लेकिन ये कैसी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इसको अपन नाम देते हैं मिनिमम स्टेबल बोल दो, या फिर मैं इसको नाम देता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रही चीज। तो एक तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। स्टेबल में तो क्या होगा कि यदि मैं थोड़ा सा फोर्स लगा भी दूंगा तो वापस लौट के यहीं आ जाएगा, लेकिन अनस्टेबल में क्या होगा कि यदि मैं थोड़ा सा इस पे फोर्स लगा दूंगा तो पूरा ही घूम जाएगा। समझ में आ रही चीज, पूरा ही घूम जाएगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन और इसको बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। समझ में आ रही चीज। तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइपोल की मिनिमम स्टेबल कंडीशन कब होती है। ठीक है, तो मिनिमम स्टेबल कंडीशन कब होती है, जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। डाइपोल की मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन कब होती है, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री। डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, जब थीटा कितना होता है 0 डिग्री। और डाइपोल की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। और डाइपोल की जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। समझ में आ रही जी। तो ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपने सब कुछ पढ़ लिया कि डाइपोल की मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला तो बनता है माइनस का पीई कोस थीटा या माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और मिनिमम एनर्जी बनती है माइनस का पी जब थीटा 0 डिग्री होता है, मैक्सिमम एनर्जी बनती है जब थीटा 180 होता है, यानी कि प्लस का पी, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी बनती है जब थीटा 90 डिग्री होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है 0। और मिनिमम स्टेबल और मैक्सिमम स्टेबल कब होगा, मैक्सिमम स्टेबल तो तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करोगे तो वापस लौट के आ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जब थीटा जो है वो 180 डिग्री होता है तो मैं थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा तो पूरा ही घूम जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलो क्वेश्चन, गाना सुन लिया, अब क्वेश्चन सुनो। गाना सुन लिया है, अब क्वेश्चन सुन लिया जाए।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन लिखते चलना साथ के साथ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक क्वेश्चन, ठीक है, कि किस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन तक लाने में कितना वर्क मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला यदि अपन को याद हो तो वर्क डन, डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने जनरेट किया था वो आया था PE cos θ1 माइनस cos θ2 आया था फॉर्मूला। मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, पहले कौन सी कंडीशन है, मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आ रही चीज? इसका मतलब मैं जब पहले डाइपोल कैसे रखा हुआ था, पहले डाइपोल रखा हुआ था कि जब θ1 कितना था 180 डिग्री, और मैं θ1 से कहां तक इसको लेकर आ रहा हूं, मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन कब है, जब थीटा कितना है 0 डिग्री, तो इसका मतलब θ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। समझ में आ रही चीज? अब इसको सोल्व कर लो और कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो W = PE, ठीक है, cos θ1 तो कितना हो गया 180 और θ2 कितना हो गया 0, तो cos 180 माइनस cos 0, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब W = क्या हो जाएगा PE, और ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1, तो W = -1 ने एक दूसरे को मार दिया, अरे नहीं भी, -1 लेके कितना हो जाएगा -2, यानी कि -2 PE, यानी कि डाइपोल को मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन से मिनिमम स्टेबल से मैक्सिमम स्टेबल तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा -2 PE। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, तो या तो यूं बोल दो या फिर मैं ये बोल दूं कि किसी डाइपोल को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तक ले जाने में कितना वर्क होगा। ठीक है, या मैं ये बोलूं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तक ले जाने में कितना वर्क किया जाएगा। तो यदि मैंने मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है तो मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम की जगह मैं यहाँ पे और क्या वर्ड काम में ले सकता हूँ, और लिख के लगा देता हूँ, इसको अपन बोल सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। और मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही थी? तो क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही है कि फाइंड आउट द वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स मिनिमम स्टेबल और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन टू मैक्सिमम स्टेबल और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि एनर्जी जब मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो स्टेबिलिटी जो है वो मिनिमम होती है। अब इसको अनस्टेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है इसको मैं बोल सकता हूं अनस्टेबल कंडीशन। तो ये मैक्सिमम अनस्टेबल कंडीशन है और ये मिनिमम अनस्टेबल कंडीशन है। भी मैक्सिमम स्टेबल है तो मिनिमम क्या हो गया, अनस्टेबल, और मिनिमम स्टेबल है तो मैक्सिमम क्या हो गया, अनस्टेबल कंडीशन। समझ में आ रही चीज? तो वर्ड्स को कैसे भी घुमाया जा सकता है, बस अपन को याद ये रखना है कि जहां पर एनर्जी मिनिमम है वहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम है और अनस्टेबिलिटी मिनिमम है। समझ में आ रही चीज? और जहां पर एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है वहां पर स्टेबिलिटी मिनिमम है और अनस्टेबिलिटी मैक्सिमम है। क्लियर है? तो ये अपना पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे जो है ये अपना डाइपोल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक जो है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। एक क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की फॉर्म में, उस होमवर्क को करने की कोशिश करना, फिर आगे देखते हैं इसको। जो भी लिखा जा रहा है उन सबको नोट्स में अपने नोट करते हुए चलना, क्योंकि कल एक मैसेज आया था कि सर नोट्स का क्या हुआ। तो नोट्स जो है पहले आप लोग बनाइए नोट्स को, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स को बनाते जाओ, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते हुए जाओ,
क्योंकि वो चीजें तुम ज्यादा लिख लोगे, नोट्स में इतनी चीजें लिखी भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें मैं बोल देता हूँ वो लिखी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ और जो भी मैं लिख रहा हूँ उन सारी की सारी चीजों को अपने नोट्स की कॉपी में खुद लिखोगे तो बहुत अच्छे से लिखोगे। बाकी मैं तो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ही, वो अलग चीज है, लेकिन खुद जितना अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे, देखो खुद के नोट्स जो बने हुए होते हैं ना, भी क्लासरूम में आप लोग क्या करते हो, खुद के नोट्स ही तो बनाते हो, बोर्ड पे जो लिखा होता है या जो लिखवाया जाता है वही तो लिखते हो। खुद की हैंड राइटिंग में जो नोट्स होंगे ना, उनको पढ़ने का मजा ही कुछ अलग आएगा। और मैं यदि नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ना तो पढ़ते जोर आएगा, फिर पढ़ नहीं पाओगे, इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि खुद की मेहनत पे ही विश्वास होता है। तो खुद मेहनत करके नोट्स बनाओ, उसके बाद में उनको पढ़ो तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि अपन जो भी यहाँ बोल रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, अभी वीडियो है, कभी भी पॉज किया, लिखा, फिर वापस प्ले कर दिया, ठीक है। एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो, ताकि हो सकता है कि कई चीज तुमने एक बार में नहीं लिख पाए हो तो दूसरी बार में लिख लोगे, ठीक है। तो टॉपिक क्लियर और अच्छे से होता जाएगा। इसलिए नोट्स जो है वो खुद बनाने की कोशिश करो। जो लाइंस मैं बोल रहा हूं जो बोर्ड पे नहीं लिखी जा रही है, उनको खुद लिखने की कोशिश करो। तो खुद के नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छे से नोट्स बनेंगे, बहुत ही प्यारे से नोट्स बनेंगे। तो उन्हीं नोट्स को वहां से पढ़ना, तो उसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनना कि जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। थोड़ा मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 11th की मैकेनिक्स। सर 11th का नाम, मतलब 11th का नाम लेते ही गड़बड़ हो जाता है मामला। ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस पे फोर्स इधर लगेगा। जब ये ऐसे लगेगा तो ऐसे रोटेट होना शुरू कर देगा। जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास होगा, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू, ठीक है। जब ये अपनी मीन पोजीशन से पास होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। एंगुलर वेलोसिटी, अरे सर ये क्या नाम आ गया, तो सुना सा तो लग रहा है एंगुलर वेलोसिटी, पर क्या होता है वो अपन को पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, ट्राई करना कि जब डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पे था और जब वो ऐसे रोटेट होना शुरू होगा तो वो जो अपनी मेन पोजीशन से पास, क्या रोटेट होते हुए यहाँ रुक जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा, वो ऐसे करना शुरू कर देगा इस तरह से, ठीक है। तो जब वो डाइपोल मेन पोजीशन से पास होगा तो उस कंडीशन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन अपना ये है, मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन यदि लिखना चाहे तो प्रॉपर क्वेश्चन लिख लो, या मैं सीधा बोल देता हूं, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल when it passes from its mean position, ठीक है। तो मीन पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो मीन पोजीशन से पास होगा तो उस कंडीशन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं कि दोनों कंडीशन में एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस इतनी सी हिंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसमें एक सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट भी लगेगा, तो वो भी ट्राई करना, वो लगेगा उसके बाद ही क्वेश्चन सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को खुद घर पे ट्राई करना। बाकी नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है वो छोटा सा एक टॉपिक है जिसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली यदि हो रखा है तो वो कैसे कैसे हो सकता है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में पढ़ेंगे अपन। एक तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, थ्योरी का टॉपिक है, याद रखने वाली चीजें हैं। सेकंड अपने पास में आता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और थर्ड अपने पास में आता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आनी चाहिए, एरियल भी बोलते हो इसको, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मान लो मेरे पास में एक वायर है, इस वायर में मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था और मैंने बोला भी था उस टाइम पे कि आगे भी अपने काम में आएगा, यहाँ काम में आएगा कि गॉस लॉ जो अपन आगे पढ़ेंगे गॉस लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे गॉस लॉ ही है इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। अरे सर कितनी चीजें आएगी, खत्म ही नहीं हो रहा है, होगा खत्म भी होगा। तो हाँ अपन बोल रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, जैसे ये वायर था लाइन की फॉर्म में तो मैंने इसको बोल दिया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऐसे ही यदि मान लो मेरे पास में एक सरफेस होती, एक पेपर का एक मान लो कॉपी का पेज होता, तो वो एक सरफेस ही तो होती है, ठीक है। और इसमें यदि मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसको अपन नाम देते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दे दिया। और मान लो मेरे पास में एक वॉल्यूम होता, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्यूब से अपन वॉल्यूम अच्छे से समझ लेते हैं, बाकी स्फीयर भी हो सकता है। तो ये मान लो एक अपने पास में क्यूब है और इस पूरे क्यूब के अंदर 3D ऑब्जेक्ट है, तो इस पूरे क्यूब के अंदर चार्ज जो है मैंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो एक तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया सरफेस और एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब देखो यहां से इसकी लेंथ मैंने मान ली कैपिटल L, मान लिया। इसका एरिया सरफेस एरिया वो मैंने मान लिया कैपिटल A, और इसका वॉल्यूम जो है वो मैंने मान लिया कैपिटल V। इस पे टोटल चार्ज Q है, इस पे भी टोटल चार्ज Q है, और इसमें भी टोटल चार्ज जो है वो Q है, मान लिया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो पहले तो क्या है, अपने यूनिफॉर्म ही है, अपने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है भी नहीं वैसे सिलेबस में, चाहे नीट में आ जाओ, चाहे IIT में आ जाओ, चाहे अपने बोर्ड लेवल पे आ जाओ, सब में क्या है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। यूनिफॉर्म का मतलब लीनियर में यदि अपन बात करें तो क्या होगा, यदि मैं यहां पर स्मॉल लेंथ इसकी लूं, उसमें यदि 1 कूलम्ब चार्ज आता है, यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेंथ ली तो 1 कूलम्ब चार्ज आया, तो हर 1 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आना चाहिए, 1 कूलम्ब ही आना चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को अपन नाम देते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्मॉल एरिया लूं, उस स्मॉल एरिया में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, उस 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर यदि 1 कूलम्ब चार्ज आता है तो हर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितना चार्ज आना चाहिए, 1 कूलम्ब चार्ज ही आना चाहिए। तो ये भी क्या होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि मैंने यहाँ पे एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, इस पूरे क्यूब के अंदर एक 1 मीटर क्यूब स्मॉल सा वॉल्यूम ले लिया, उस स्मॉल से वॉल्यूम में यदि 1 कूलम्ब चार्ज आता है तो सब में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज ही आना चाहिए। यानी कि हर इक्वल लेंथ पे यदि इक्वल चार्ज आता है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर इक्वल एरिया में यदि इक्वल चार्ज आता है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर इक्वल वॉल्यूम में यदि इक्वल चार्ज आता है तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। अब देखो यहां से, अब इसके अंदर अपने पास में एक टर्म आती है जिसको अपन नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। डेफिनेशन है, याद रखनी है कि n लेंथ पे चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा Q बाई R। तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसी को अपन नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। A एरिया में चार्ज कितना है Q, और इसमें अपन बोलते हैं एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन नाम देते हैं, इसमें जो टर्म आती है उसको अपन नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रही चीज। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो A एरिया में चार्ज कितना है Q, तो यूनिट एरिया में कितना होगा Q बाई A, ठीक है। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट इसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपने पास में आएगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रही चीज। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, रोना नहीं है, रो क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा Q बाई V। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको तो नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसमें उसको अपन नाम देते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको नाम देते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्लियर। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर आ जाएगी। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट आएगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आएगी, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब।
डायमेंशन की बात करेंगे तो चार्ज की डायमेंशन A1 T1 और लेंथ की डायमेंशन L1, तो L1 ऊपर आएगा तो A1 T1 L माइनस 1, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। इसकी A1 T1 अपॉन L2, तो ये आ जाएगी A1 T1 L माइनस 2 आ जाएगी। और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, A1 T1 अपॉन L3, यानी कि A1 T1 इंटू L माइनस 3, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। तीन टर्म्स अपने पास में आती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो इन तीनों टर्म्स जो है वो अपन आगे काम में लेंगे गॉस लॉ के अंदर, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लग रहा सिंपल सी चीजें हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अपन इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। लैम्डा, सिग्मा, रो, ये चीजें अपने आगे घूमती रहेगी पूरी गॉस लॉ के अंदर, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। लैम्डा तो होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q बाई L, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा Q बाई A और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो Q बाई V। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो तो हो जाएगा Q बाई L, यूनिट सरफेस पे जो चार्ज होगा या यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा वो जाएगा Q बाई A और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा उसको अपन बोलेंगे Q बाई V। ठीक है, तो ये अपने पास में तीन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उसके फॉर्मूले आ जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आएगा टॉपिक वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक आएगा नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद में गॉस लॉ और फिर चैप्टर एंड। ठीक है, गॉस लॉ थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकी ये अभी तक जो है अपन ने पढ़ लिया सारी चीजें जितनी अपने पास में थी, तो एक पार्ट जो है वो इस चैप्टर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ दो चीजें बची है इस चैप्टर की, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं आगे के, तो बाकी यहां तक का टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। तो कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी इन सारे टॉपिक्स को तैयार करो क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिशिंग कंडीशन में आ गया है। तो इसके क्वेश्चंस जो है वो भी सोल्व करने हैं अपन को, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सोल्व करो, अपनी शीट वीट जो भी है तुम्हारे पास में उन शीट से भी क्वेश्चन सोल्व करो। कोई डाउट आता है तो डाउट अपन से अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, नोट्स बनाते हुए चलो, नोट्स बनाना छोड़ना नहीं है, नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए चलना और साथ के साथ जैसे भी मैं बोलता जा रहा हूँ उनको भी लिखते हुए चलना। तो ये सारी चीज अपनी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो अच्छे से पढ़ते रहो और साथ ही साथ मजे करते रहो।